नमस्कार सभी को। शैक्षिक आगाज के सभी स्टेक होल्डर्स बहुत ही बधाई के पात्र हैं कि शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षा की अलख जगाने के लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं। आज हम चर्चा करेंगे शिक्षा की ABCD के ऊपर कि किस प्रकार से हम एक विद्यार्थी जो है उसके जीवन को और ज़्यादा बेटर और ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं। हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय फेलो टीचर्स। सर्वप्रथम आप सभी साथियों, विद्यार्थियों और जो अभिभावक हैं उन सभी को 5 दिसंबर या अध्यापक दिवस की लख लख बधाइयाँ। चर्चा हम प्रारंभ करते हैं गुरु की महिमा से कि किस प्रकार से एक मार्गदर्शक, एक मोमबत्ती, एक माली, एक कुम्हार, इन सब की भांति बिना किसी अपने प्राय का भेद किए नन्हे बालकों के भविष्य निर्माण के लिए हम निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं। आपने सभी ने सुना भी होगा कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु का स्थान तो प्राचीन काल से ही सर्वोत्तम सबसे ऊपर रखा जा चुका है। तो आज इस अध्यापक दिवस के उस अवसर पर सबसे पहले मैं याद करना चाहूँगा अपने उन सभी शिक्षकों को जिनके कारण मैं आज कुछ सीख पाया हूँ या जीवन में कुछ करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। Remembering all my teachers and paying heartfelt greetings and thanks to all of them who have nurtured every fragment of our personality to make what we are today. Without you, we would have been lost. उन सभी को एक बार पुनः धन्यवाद। किस चीज के लिए? जो उन्होंने जीवन में हमें गाइड किया, मार्गदर्शन किया, उन्होंने हमें इंस्पिरेशन दी, मोटिवेशन दी और उन्होंने हमें वो बनाया जो हम आज हैं। इसी के साथ आज एक कहानी से मैं प्रारंभ करना चाहूँगा कि एक बार एक कॉन्वेंट स्कूल में फंक्शन चल रहा था। उसमें छोटी क्लास के बच्चों को फैंसी ड्रेस भी करवाई जाती है, विभिन्न प्रकार की पोशाकें पहनाकर फंक्शन में 4 चांद लगाए जाते हैं। तो एक पेरेंट्स के बच्चों को फ्लावर बनाया गया था, फूल बनाया गया था। तो पूरा प्रोग्राम चलता रहा, वो अपना फूल ढूंढते रहे कि उनका बेटा कौन सा है, लेकिन पूरी क्लास के ही सभी बच्चों को फ्लावर्स बनाया गया था, डिफरेंट फ्लावर्स बनाया गया था। तो पूरे फंक्शन में वो ढूंढते रह गए और उन्हें उनका फूल नहीं मिला। वो कहते हैं कि हमें तो सारे फूल ही अपने जैसे लगे, और वास्तविकता भी यही है कि पेरेंट्स भले ही फैंसी ड्रेस के कारण ना पहचान पाए हों, लेकिन एक टीचर पहचानते हुए भी सभी फूलों को एक समान समझता है और एक समान उनके साथ व्यवहार करता है। ऐसा बहुत ही विरला देखने में मिलता है कि एक अध्यापक दूसरे लोगों के अर्थात अभिभावकों के बच्चों को भी अपने बच्चे की भांति प्यार करता है, उन्हें सफल बनता देखना चाहता है। अगर आप सफल बनते हैं तो आपके माता पिता बहुत खुश होते हैं, आपके सगे संबंधी बहुत खुश होते हैं, लेकिन एक प्राणी और ऐसा होता है, एक मनुष्य और ऐसा होता है जिसे आपकी सफलता का सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है, और वो होता है आपका अध्यापक। कहा भी गया है कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। अगर व्यक्ति जीवन में कुछ बनता है या बनना चाहता है तो एक अध्यापक का
उसको मार्गदर्शन करना, जिसे हम पहले कहते थे उंगली पकड़कर चलना सिखाना। इसका हम एक उदाहरण अभी थोड़ी समय में लेने जा रहे हैं, लेकिन कहने की बात यह है कि बिना पथ प्रदर्शक के, बिना मार्ग प्रदर्शक के और बिना मोटिवेशन के जीवन में कुछ भी प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल है। तो ये काम जो करता है वो करता है एक अध्यापक। अ टीचर प्रेजेंट्स द पास्ट and reveals the present and of course creates the future। भूतकाल को दिखा करके, वर्तमान के पर्दे खोल करके आपके भविष्य का निर्माण अगर कोई करता है तो निसंदेह वो आपका अध्यापक है। हम यह चर्चा कर चुके हैं कि किस प्रकार से सभी बच्चे अलग अलग फूलों की तरह हैं। उनकी निजता, उनकी व्यक्तिगत विभिन्नता, जिसे हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस के नाम से जानते हैं, हर बच्चा अलग है, नैसर्गिक प्रतिभा है, ये सब बातें हम चर्चा कर चुके हैं। एवं उनकी अभिव्यक्ति दुनिया की सर्वोत्तम व अनमोल सौगात है। यहाँ मैं फोकस करना चाहूंगा अभिव्यक्ति पर, क्योंकि इस अभिव्यक्ति को, इस गुण को, इस अंदर की खूबी को कैसे निखारा जाए, यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। और इसका पूरा का पूरा दायित्व जो है वो टीचर के ऊपर है, क्योंकि हम कहते भी हैं कि बच्चा तो जन्म लेते ही सीखना शुरू कर देता है। मदर इज द फर्स्ट टीचर ऑफ अ चाइल्ड। लेकिन अगर मदर फर्स्ट टीचर है तो आप ये भी यकीनन मान लीजिए कि टीचर इज द सेकंड मदर ऑफ दैट चाइल्ड। घर में माता पिता के बाद अगर कोई उसका सबसे ज्यादा ख्याल रखने वाला है तो वो एक अध्यापक है। अध्यापक तो दूसरी माँ की तरह है, और एक माँ कभी नहीं चाहेगी कि उसका बच्चा गलत रास्ते पर जाए या कुछ गलत सीख पाए। उसका तो सारा प्रयास रहता है कि मेरे बच्चे ऊंचाई के उन शिखरों को भी छुएं जो शायद आप या मैं नहीं छू पाए। कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाती है, कहीं कोई अड़चन आ जाती है, लेकिन आज जो अध्यापक है उसे पता है कि कमी कहाँ कहाँ आई थी और अड़चन आई तो क्या क्या अड़चन आई। अब वही अड़चन या वही मुसीबत दोबारा हमारे विद्यार्थी के मार्ग में ना आए, इसके लिए हम उन नए रास्तों का चयन करते हैं जो शायद आप और हम नहीं छू पाए हों। क्योंकि कहा भी गया है कि अगर अनुभव के मामले की बात की जाए तो अध्यापक बच्चों से अधिक अनुभवी है, तो अध्यापक का इस तरह से रोल और भी ज्यादा बढ़ जाता है। अब हम बात करेंगे कि कैसे इस चीज को निखारा जाए, कैसे हम इसे बाहर दें, और उत्तर आएगा पहली बात से जो मैंने शुरू की थी, ABCD में से ए स्टैंड्स फॉर एक्टिविटी। हम एक्टिविटी या गतिविधियों के माध्यम से या विद्यार्थी को अवसर दे करके, अधिक से अधिक अवसरों के साथ हम बच्चे के इंडिविजुअल डिफरेंसेस को भी मौका दे देते हैं, बच्चे की क्रिएटिविटी को भी मौका दे देते हैं। क्योंकि बहुत हो चुका है बंदर और बिल्ली का खेल। कुत्ते की कहानियां, लर्निंग थ्योरीज पैवलोव ने दी थी, वो हम बहुत पढ़ चुके हैं। चूहों की कहानियां हम पढ़ चुके हैं, बंदर और गोरिल्ला की कहानियां हम पढ़ चुके हैं। पर क्या जानवरों की इन कहानियों या लर्निंग थ्योरीज को हम इंसान के बच्चे पर एप्लीकेबल करें? एक बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है हमारा PRG का, बिहेवियरिज्म वर्सेस कंस्ट्रक्टिविज्म। बिहेवियरिज्म यानी कि व्यवहारवाद और कंस्ट्रक्टिविज्म यानी कि अवसरवाद या संरचनावाद। जब बच्चा अपनी एक्टिविटी से कुछ रचना करता है, संरचना करता है। भवन निर्माण का एक उदाहरण लेते हैं। हम बात करते हैं 4 पिलर्स की या 4 स्तंभों की, जिन पिलर्स के ऊपर पूरी की पूरी बिल्डिंग, एक फ्लोर, फिर दूसरा फ्लोर, फिर तीसरा फ्लोर का हम निर्माण करते हैं। 4 स्तंभ हम जनरली लेते हैं कि बच्चा बचपन से ही भाषा सुनते आया है, तो लिसनिंग हमारा पहला स्तंभ बन जाता है। ये भाषा विज्ञान का पहला सीढ़ी या पहला स्टेप है।
कि जब बच्चा पैदा होते ही लिसनिंग स्टार्ट कर देता है, समय के साथ जब हम उन्हें बोलना सिखाते हैं माँ, पापा, छोटी-छोटी ध्वनियाँ बच्चा सुनता है, धीरे-धीरे प्रैक्टिस करता है, बोलना सीख जाता है, स्पीकिंग हमारा बन जाता है दूसरा स्तंभ। धीरे-धीरे ऐसा भी समय आता है कि जब हम उसे भाषा की लिपि की प्रैक्टिस कराते हैं, वो कुछ अक्षर उकेरने लगता है, वो कुछ उकेरे हुए अक्षरों को पढ़ने लगता है। जैसे हम गतिविधि की बात कर रहे थे, तो मैं एबीसीडी की ही बात करता हूँ। इसकी गहनता में फिर हम किसी दूसरे दिन अवश्य बात करेंगे। जैसे अगर हम किसी बच्चे की पीठ पर उँगली से ए बनाते हैं या कंकर के साथ मिट्टी पे बनाते हैं या उँगली के साथ मिट्टी पर बनाते हैं, तो बच्चा पीठ पर लिखने से महसूस भी कर पाता है। धीरे-धीरे वो खुद बनाता भी है और उसकी रीडिंग और राइटिंग के स्किल धीरे-धीरे बढ़ जाते हैं। तो LSRW 4 जब उसने बोलना सीखना और धीरे-धीरे लिखना पढ़ना भी शुरू कर दिया है। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग के 4 पिलर, 4 स्तंभ जब खड़े हो चुके हैं, तो ज़रूरत पड़ती है छत की। और छत के लिए सबसे अहम चीज़ होती है सेटरिंग, कि किस प्रकार से हम लकड़ी के और लोहे के सेटरिंग लगाते हैं, एक टेम्परेरी छत का निर्माण करते हैं और उसके ऊपर लोहे और उसमें सीमेंट बजरी डाल करके एक पक्की छत का निर्माण करते हैं। 10-15 दिन तक पानी के साथ उसको सींचा जाता है और जब वो छत एक मजबूत आकृति ले लेती है, तो धीरे से उसके नीचे की सेटरिंग को हटा लिया जाता है। एक अध्यापक का रोल भी बिल्कुल यही है। उंगली पकड़ के चलना सिखाना, चलना आ गया तो उंगली छुटा ली। सेटरिंग लगा करके छत का निर्माण करना, उसके ज्ञान को निर्माण करने में, संश्लेषण करने में उसको मदद करना, और जैसे ही वो काम कर लेता है, जैसे ही छत बन जाती है, तो धीरे से सेटरिंग की तरह हमारे जीवन से निकल जाना। अगला अध्यापक आता है, फिर हमें मार्गदर्शन देता है, फिर हमें आगे बढ़ाता है। तो इस प्रकार से हेल्प की तो हमें हर जगह पर ज़रूरत पड़ती ही है, लेकिन वो हेल्प 100% ना हो करके, 0% ना हो करके, एक बैलेंस के रूप में सही मिश्रण करके अगर अध्यापक बच्चे को लर्निंग में मदद करता है, उसकी एक्टिविटीज़ में मदद करता है। एक अध्यापक को पता होता है कि किस बच्चे के लिए किस तरह की एक्टिविटी डिज़ाइन की जाए ताकि वो अधिगम के उन उद्देश्यों को प्राप्त कर सके जो हमने उनके लिए सोचा है, जो ताना-बाना हमने बुना है। पिछले लगभग 2-3 साल से हरियाणा की शिक्षा में लगभग यही बात चल रही है, जिसे हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड टीचिंग एंड लर्निंग का नाम देते हैं। स्किल क्या है, उस स्किल को प्राप्त करने के लिए डिफरेंट कॉम्पिटेंसीज की क्या ज़रूरत पड़ती है, और एक कॉम्पिटेंसी को प्राप्त करने के लिए बच्चे को हम किन गतिविधियों से गुजारें ताकि वो उसे प्राप्त कर सके। यही है उन 4 स्तंभों पर एक छत का निर्माण में मदद करना, अपनी भूमिका निभाना। इसे ही एक फेमस साइकोलॉजिस्ट ने, मिस्टर वाइगॉट्स्की, उन्होंने कहा है ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, कि किस प्रकार से अगर हम एक जगह खड़े हैं, सपोज ये हमारे पैर हैं, तो हम अपने पैरों को अगर आगे बढ़ाएंगे तो हमारा जो एरिया है वो लगभग इतना बढ़ जाता है, लेकिन जैसे ही हम एक कदम रखेंगे और उससे भी बाहर जाएंगे, एक कदम रखेंगे उससे भी बाहर, तो धीरे धीरे एक बच्चे का, एक व्यक्ति का ज्ञान का दायरा या कहीं उसके सीखने का दायरा निरंतर बढ़ता रहता है। क्योंकि सोशियोलॉजी की हम एक कोटेशन का अक्सर इस्तेमाल करते हैं कि नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड, कोई नहीं है परमानेंट इस संसार में,
इफ एनीथिंग इज परमानेंट दैट इज चेंज, और अगर कुछ परमानेंट है तो वो एक परिवर्तन है, वो एक चेंज है। और जो व्यक्ति समय के साथ नहीं बदलता, जो अध्यापक समय के साथ नहीं बदलता, अपनी शिक्षण विधियों को बच्चों के अनुरूप परिवर्तित नहीं करता, वो पीछे रह जाता है और जमाने में वो फेल हो जाता है। सुजाता मिश्रा की एक कोट मैं कहना चाहूंगा। सुजाता मिश्रा ने कहा है कि एक अध्यापक को कोई भी चीज रिप्लेस नहीं कर सकती, कोई भी चीज उसे बदल नहीं सकती। A teacher can never be replaced by technology, and if a teacher can be replaced, that teacher must be replaced. अगर कोई ऐसा अध्यापक है जिसकी जगह टीवी, प्रोजेक्टर, एलईडी या कंप्यूटर ले सकता है, तो उस अध्यापक को वहां से हटा देना चाहिए। वास्तविकता ये है कि ये टेक्नोलॉजी टीचर को बदल नहीं सकती, रिप्लेस नहीं कर सकती, टीचर की हेल्प कर सकती। ये एक मीन्स है एक टारगेट को प्राप्त करने का। ये मनुष्य के द्वारा बनाई गई चीज है, मनुष्य के लिए बनाई गई चीज है, ना कि मनुष्य की जगह लेने के लिए बनाई गई चीज है। तो हमें नए मेथड्स का, नई इनोवेशंस का, नई एक्टिविटीज का यूज, मिश्रण हमारी टीचिंग में करते रहना चाहिए। ये हमें आज अध्यापक दिवस के अवसर पर ये प्रण भी लेना चाहिए कि हम नई नई विधियों से, नए नए तौर तरीकों से, क्योंकि हमने इंडिविजुअल डिफरेंस की बात की थी, अगर हाथ की पांचों उंगलियां अलग हैं तो इन पांचों को एक ही फ्रेम में फिट ना किया जा सकता है और ना ही करना चाहिए। तो क्यों ना हम इन पांचों उंगलियों के लिए, जब हम सर्दियों में ग्लव्स पहनते हैं, दस्ताने पहनते हैं, तो वो भी अलग अलग साइज की उंगलियां उनकी होती हैं, तभी वो जाके फिट आते हैं। तो अगर टीचर यूनिडायरेक्शनल रहता है, एक ही दिशा में पढ़ाता है, तो केवल एक समूह के समझ में आएगा। और अगर वो अपने मेथड्स में वैरायटी लाता है, अलग अलग चीजों का मिश्रण करता है, तो डेफिनेटली, निश्चित रूप से हर समूह के विद्यार्थियों को कोई ना कोई बेनिफिट जरूर होगा। तो पढ़ाने से पहले जब भी हम अपना लेक्चर तैयार करते हैं या कोई भी गतिविधि का निर्माण करते हैं, तो हमें मन में हर वो आखिरी बच्चा जो अंतिम बेंच पर बैठा है, हर वो बच्चा जिसके पास घर पर शिक्षा मित्र नहीं है, अभिभावक नहीं है जो उसकी शिक्षा में रुचि लेते हैं, क्योंकि हम जो कैटर कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स में आता है कि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व लगभग इस तरह की शेप होती है कि प्रारंभ में और अंत में बहुत कम लोग होते हैं, बिल्कुल जीरो पे होता है, जीरो से थोड़ा सा ज्यादा। जैसा आप अगर अपनी कक्षा कक्ष में भी देखें कि फर्स्ट आने वाले या 100 नंबर लाने वाले बच्चे 5 या 10% होते हैं, ज्यादा बोल रहा हूं मैं, इससे भी कम होते हैं। बिल्कुल जीरो नंबर लाने वाले, फेल होने वाले बच्चे भी 5 से 10% ही होते हैं। और एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है उन बच्चों का जो मीडियम है, मीडियोकर है, लोअर मिडिल क्लास एंड अपर मिडिल क्लास। अर्थात अगर 100 नंबर का कोई भी इवैल्यूएशन होता है, टेस्ट होता है, तो 0 से 10 नंबर लेने वाले बहुत कम हैं और 90 से 100 वाले भी बहुत कम हैं। अधिकतर बच्चे 10 से लेकर 90 तक के मार्क्स लाने वाले बच्चे ज्यादा कक्षा में होते हैं। अब कक्षा के अनुसार ये एनपीसी जो है वो थोड़ा सा राइट टर्न या थोड़ा सा लेफ्ट डेविएशन ले सकता है, कि बच्चों का अधिगम स्तर अगर थोड़ा सा कम है तो वो थोड़ा सा लेफ्ट में हो जाएगा, कम मार्क्स लाने वाले बच्चों की संख्या बढ़ जाएगी। और अगर बहुत अच्छे अधिगम स्तर के बच्चे हैं तो ये एनपीसी थोड़ा सा राइट में स्लाइड हो जाता है और अधिक अंक लाने वाले बच्चों की संख्या बढ़ जाती है, लेकिन इसकी शेप यही रहती है, मिनिमम, मैक्सिमम में मेजॉरिटी और फिर मिनिमम में मिनिमम स्टूडेंट्स रहते हैं। कहने का अर्थात ये है कि अलग अलग अधिगम के अगर बच्चे आपकी कक्षा में है, देखिए ये वही एनपीसी कर्व बन रहा है, अलग अलग अधिगम के बच्चे हैं, तो एक अध्यापक का कर्तव्य है कि वो यहाँ से लेकर इन दोनों की मदद करते हुए यहाँ तक के विद्यार्थी के सतर तक पहुँचने का प्रयास वो
करे और प्रयास क्या करे, मदद करे हर बच्चे को उसके अधिगम में। और इसके लिए बहुत जरूरी हो जाता है बच्चे के साथ टीचर का जुड़ाव, और जुड़ाव के लिए हमें उस बच्चे के बारे में सब पता होना चाहिए। माइंड की अपनी लिमिट्स होते हैं, कई बार हमें चीज़ें याद नहीं रहती, तो हमें हर बच्चे के साथ अपने व्यक्तिगत अनुभवों को लिख लेना चाहिए, जिसे हम पोर्टफोलियो या फाइल या कॉपी कह सकते हैं। कि हमें एक कॉपी में पता होना चाहिए क्लास में कितने बच्चे हैं, उनके नाम क्या है, और उन बच्चों को क्या अधिगम में कमी आती है, उनके घर पर मदद करने वाले बड़े भाई बहन हैं या नहीं है। मीन्स अगर हम अपने कस्टमर को नहीं जानेंगे, कस्टमर केयर या कस्टमर डिलाइट, सीसी कस्टमर केयर, सीडी कस्टमर डिलाइट एक बहुत ही अच्छा वर्ड है जो कहने में भी मजा आता है। और निसंदेह जब हमारी जवाबदेही, जिसे हम कई बार प्रोफेशनल लाइबिलिटी के नाम से जानते हैं, जब हमारी जवाबदेही हमारे विद्यार्थी के प्रति है, तो यह ध्यान रखना हमारा कर्तव्य बन जाता है कि हम अपने कस्टमर को, अपने विद्यार्थी को, अपने प्रिय शिष्य को उसी तरह से संभाल कर रखें जैसे सोने चांदी या हीरे की कोई बहुमूल्य वस्तु को हम संभाल कर या सहेज कर रखते हैं। अगर एक डायरी में ये सारी चीजें नोट होंगी, एडमिशन रजिस्टर में होती है, हम देखते भी हैं, लेकिन अगर वो चीज एडमिशन रजिस्टर से निकलकर टीचर डायरी में भी आ जाए, या टीचर अपने लेसन प्लान बनाते समय भी एक बार देख ले कि उन 5 बच्चों को मेरी अधिक आवश्यकता है। क्योंकि जनरली मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, हमारे प्रिंसिपल मैम हैं, वो हमारे टीचर भी रहे हैं और वो आजकल मॉडल संस्कृति स्कूल में पढ़ाते हैं। तो उन्होंने एक बात कही थी, जब मेरी पोस्टिंग हुई मॉडल संस्कृति में, तो उन्होंने कहा कि फील्ड में और यहाँ पर वर्किंग में एक फ़र्क आएगा, और मैं नहीं चाहती कि तुम्हें 6 महीने बाद या 1 साल के बाद इस फ़र्क का पता चले। और वो फ़र्क क्या है कि यहाँ पर हम रिजल्ट ओरिएंटेड थोड़े से ज़्यादा है। कृपया इस बात को गलत ना लिया जाए। रिजल्ट ओरिएंटेड मीन्स कि अगर हम 100% रिजल्ट लाते हैं, देखने में बड़ा दिखता है, लेकिन 100% रिजल्ट का मीनिंग क्या है, प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी क्या है, उस पर हम बात करते हैं। 100% रिजल्ट डज नॉट मीन 100 मार्क्स। बच्चा सिर्फ 33 नंबर में पास हो जाता है, 33 अंकों में पास हो जाता है। अगर एक विद्यार्थी ने 33 ले लिया तो अध्यापक ने वो 100 ले लिया। अध्यापक के रिजल्ट में वो 100% काउंट होगा। कब? जब बच्चा पास हो जाता है। और 33 ही क्यों? जिस तरह से हरियाणा का इवैल्यूएशन है, वहाँ 20 नंबर के इंटरनल असेसमेंट या आंतरिक मूल्यांकन होता है। दूसरे राज्यों के साथी भी हमसे जुड़े हैं, तो आप भी इसको अपने सिस्टम के अनुसार थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं, मॉडरेशन कर सकते हैं कि अगर बच्चा 28 मार्क्स तक हमने पहुंचाना है, 0 कोई होता ही नहीं है, 5-10 अंक लेने का सामर्थ्य सब में है। अब हम उस 5-10 अंक वाले बच्चे को एक स्पेशल ट्रीटमेंट दे करके थोड़ा सा कभी उंगली पकड़ाकर चलना, कभी उदाहरण के साथ, कभी एक्टिविटी के माध्यम से, या कहीं कि कई बार रगड़ा और पॉलिश करके। कल ही हमारा एक मार्बल के मिस्त्री से बात हो रही थी, तो एक फर्श पर पत्थर लगाने वाला मिस्त्री, उसने कहा कि हम 7 घिसाई करते हैं, 7 बार पत्थर को मशीन से रगड़ा जाता है, फिर देखना उसमें क्या चमक आती है और फिर उसमें क्या चिकनाई आती है, और फिर उस पर वो पॉलिश लगाते हैं। अब अगर वही मार्गदर्शन, वही मोटिवेशन, वही इंटरेस्ट अगर हम बच्चे में क्रिएट कर दें। एक एजुकेशनल मूवी थी नील बटे सन्नाटा। हम शैक्षिक फिल्में अक्सर हमने भी देखी जब हम बच्चे थे, और हम दिखाने की भी पूरी कोशिश रहती, कम से कम एक सेशन में 2 या 3
एजुकेशन वैल्यू की मूवीज हम बच्चों को जरूर दिखाते हैं। नील बटे सन्नाटा अगर आपको समय मिले तो जरूर देखना। जिस तरह से हम चौक एंड डस्टर में जूही चावला की बात करते हैं, टीचर्स की बात करते हैं, और वो नीलम बेन शायद मैडम थी जिनके बारे में बात थी कि किस तरह से प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम ने निचोड़ा है टीचर्स को। वो भी कुछ मुद्दे हैं कि हमें अपने अधिकारों के प्रति भी सजग रहना चाहिए। लेकिन अगर एक टीचर के लिए चौक एंड डस्टर फिल्म निहायत जरूरी है, तो एक बच्चे के लिए नील बटे सन्नाटा उतनी ही महत्वपूर्ण है। इसका एक थोड़ा सा मैं मर्म आपको बता देता हूँ, अच्छा लगे तो देखने की कोशिश करना। YouTube पर उपलब्ध है, मोबाइल में चला के आप देख सकते हैं कि एक बच्ची जिसकी माँ लोगों के घर में बर्तन साफ करने का, आया का काम करती थी, वो अपनी बेटी को आया नहीं बनाना चाहती थी और चाहती थी कि पढ़ लिख के उसकी बेटी बड़ी बने। यहाँ तक के सभी अभिभावक चाहते हैं। लेकिन वो बेटी, उसके मन में एक वहम आ जाता है कि जब तेरी माँ एक आया है, राजा का बेटा राजा, अध्यापक का बेटा अध्यापक, बिजनेसमैन का बेटा बिजनेसमैन, और आया की बेटी आया, वो आया बनना चाहती है और आया माँ उसको आया नहीं बनाना चाहती है। थॉट इंटरचेंज हो जाते। होना क्या था कि बच्चे के अंदर लगन होनी थी। लगन कहाँ है? माँ के अंदर। एक बार कहा सुनी में इतनी बात हो जाती है कि उसकी माँ अपनी बेटी की ही क्लास में एडमिशन ले लेती है उसी स्कूल में कि मैं भी 10वीं पास करके दिखाऊंगी। दोनों के अंदर शर्त भी लग जाती है, बेट लग जाती है कि कौन जो है पहले पास होता है, कौन ज्यादा अंक है। तो इस तरह की मोटिवेशन के लिए भी माँ अपना सेक्रीफाइस करती है, सुबह शाम लोगों के घरों में काम करती है, दिन में स्कूल में बैठकर पढ़ाई करती है, और बेटी के ऊपर कोई बात ना आए तो अध्यापक से निवेदन करके पूरी क्लास में किसी को नहीं पता कि ये उसी की माँ है। इस तरह की कहानी के चारों ओर ताना बाना बुन करके ये फिल्म बनाई गई है। लेकिन जिस बेटी फिर से पढ़ाई छोड़ देती है, क्यों? क्योंकि उनकी शर्त पूरी हो जाती है कि जिस दिन बेटी पास हो जाएगी माँ पढ़ाई छोड़ देगी। वो अपनी माँ की पढ़ाई छुड़ाने के लिए, यानी स्कूल में उसकी माँ ना आए, क्लास में उसकी माँ ना बैठे, और वो अपनी इज्जत संभाल के रख सके वो लड़की, उसकी बच्चे जो है हंसी मजाक ना उड़ाए, वो पास होके दिखाती है, अपनी माँ की पढ़ाई छुड़वाती है और फिर खुद भी पढ़ाई छोड़ देती है। क्योंकि उसका टारगेट क्या था? माँ को पास होके दिखाना। अभी भी वो टारगेट तक नहीं पहुंची थी कि उसे जीवन में कुछ बनना है। तो एक अध्यापक को विजिलेंट होकर, जैसे विजिलेंस वाले अपराधी को पकड़ने के लिए पारदर्शी नजर रखते हैं, एक अध्यापक को भी पारदर्शी नजर रखनी पड़ेगी कि उसका कौन सा विद्यार्थी किस लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है। पढ़ रहा है तो क्यों पढ़ रहा है, और पढ़ नहीं रहा है तो क्यों नहीं पढ़ रहा। दिस इज नोन एज इंडिविजुअल अटेंशन, इंडिविजुअल डिफरेंस। आईडी का एक ही जवाब है, आईटी। इंडिविजुअल हम उसके ऊपर विजिलेंस रखें, हम उसके टारगेट को, इंडिविजुअल टारगेट को भी एक्सेस करें, असेस करें, और जानें कि क्या चीज है जो उस बच्चे का एक मोटिवेटिंग पावर है, जिसे हम कई बार ध्रुव तारा या समंदर में जब जहाज जो विजिट करते हैं तो उनको दिशा के लिए 2-3 चीजें होती थी पहले, आजकल तो दिशा सूचक यंत्र आ गए हैं। वो या तो पोल स्टार को देखते थे, ध्रुव तारे को देखकर अपनी दिशा निर्धारित करते थे, या एक लाइट हाउस होता है समंदर के बीच में कहीं कोई महल, जिसमें लाइट के ऑन होने से हम उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं, दिशा का हमें ज्ञान होता है। तो इसी प्रकार से एक टीचर को एक लाइट हाउस की तरह, एक पोल स्टार की तरह, या शुरू में जो हमने बात की थी एक मोमबत्ती की तरह रोशनी बन करके आगे बढ़ना होता है। दूसरे पहलू पर हम चलते हैं, बी फॉर ब्रेन स्टॉर्मिंग। और अब समय को मद्देनजर रखते हुए हमारा मुख्य बिंदु पूरा हो चुका है। एक्टिविटी आधारित शिक्षण, संरचना आधारित शिक्षण का हमारा मुख्य बिंदु था, और बाकी तीनों बिंदु जो है इसके साथ पैरेलल में अभी हम 3 स्तंभ और खड़े कर देते हैं। ब्रेन स्टॉर्मिंग है विचारों की उथल पथल। ब्रेन में स्टॉर्म,
हमारे दिमाग में तूफान, और वो कैसे आएगा? ये पहले स्टेप से ही आएगा जब हम विद्यार्थियों को अलग अलग एक्टिविटीज करने के लिए मोटिवेट करेंगे, या उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे कि बेटा ये काम तुम कैसे करोगे, चुनौती देना। अगर हमने बच्चे को चैलेंज दे दिया और बच्चे ने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया, जैसा कि हमने अभी नील बटे सन्नाटा की बात की, अगर वो चैलेंज सिर्फ पास होके दिखाने का ना होता, थोड़ा आगे का होता, तो और ज्यादा बेहतर परिणाम निकलने थे। तो किस तरह से बच्चे को क्या चैलेंज दिया जाए, किस तरह से उस पर अपेक्षाओं का बोझ भी ना पड़े, और खेल